हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केबी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम पहले से ही बता रहे थे कि एक ही पार्ट में प्रयास कर रहे थे कि संपूर्ण भौतिक विज्ञान का आपको निचोड़ लेकर आए, लेकिन 2 पार्ट कर देना पड़ा क्योंकि हम आपको पहले से बता रखें कि घटना चक्र की एक सामान्य जो है अध्ययन की एक पुस्तक लॉन्च हुई, तो वो उसी में जो है फिजिक्स आपके 12 पेज में दिया गया है। तो उसी को स्पेशल ग्रुप डी के लिए और जो अदर वन डे एग्ज़ाम आपके पास में है, तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी ये वीडियो साबित होगा। आगे चलते हैं। देखिए, हमको नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलना था और नेक्स्ट टॉपिक का हमारे नाम क्या था, वेव, तरंग किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हो सिरिंग और गट के बीच में जो विक्षोभ होता है, ये देख लीजिए, एक रेखा है, ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट को इसको बोलते हैं स्ट्रिंग और इसको गट बोलते हैं, और इनके बीच के जो विक्षोभ होता है उसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। फिलहाल तरंग से आपके प्रश्न बने नहीं हैं, तो जो प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं वो प्रश्न आपके ये हैं भैया कि प्रश्न क्या है कि चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं और देखते हैं कि चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। तो ये तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए आप सीधे से जानिए, वह तरंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में कंपन से उत्पन्न होती हैं और ये तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से गमन करती हैं। यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अब बात करते हैं भैया, लाइट की चाल c बराबर कितना होता है, तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है विद्युत चुंबकीयों की तरंगों की चाल किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे कि प्रकाश के चाल के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं भैया। आगे कह रहा है, आपसे पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं तो वह तरंगे जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के कारण उत्पन्न होते हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा को सबसे जो प्रस्तुत किए थे, किसने प्रस्तुत किया था, तो मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था भैया, मैक्सवेल वैज्ञानिक थे। तो पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र के तरंगों को अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया था, तो मैक्सवेल ने। चुंबकीय तरंगों का चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है आपको ये भी पता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में जो होता है लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है भैया, सबसे अधिक होता है। और इसी के कारण लाल रंग का प्रयोग खतरे में किया जाता है, क्योंकि जिसका तरंगदैर्ध्य दूरी का मात्रक होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं, जब आप प्रिज्म से देखेंगे, ये प्रिज्म है, ठीक है ना, एक इसका मुख्य पृष्ठ है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर गए तो जब अपवर्तक पृष्ठ पर गया तो ऐसे हो गया और ऐसे हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए वायलेट किरणें, बैगनी किरणें हो गई हैं, और ये क्या हो गए, लाल रंग, ठीक है ना। और शेष को नहीं दिखा रहे हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, तो यानी लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है भैया, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्वनि के बारे में बात कर लेते हो। तो तरंगों से केवल विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ से 3 ही प्रश्न भी मोस्टली बने हैं। पहला तो ये बना है कि इनकी चाल किसके बराबर होती है, स्पीड पर, तो आप बताएंगे लाइट के बराबर होती है इनकी चाल, ठीक है ना, प्रकाश के। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो है चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा को प्रस्तुतिकरण किसने किया था, मैक्सवेल द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और लाल रंग की जो स्पेक्ट्रम तरंगदैर्ध्य होता है वो सर्वाधिक होती है, और बैगनी रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है भैया, सबसे कम होता है। आगे चलते हैं, ध्वनि के बारे में देखते हैं। ध्वनि को भैया क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ध्वनि को कहते हैं साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, ठीक है ना। तो ध्वनि तरंगे देखते हैं, कह रहा है ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसके अनुभव से हम अपने कानों द्वारा
कर सकते हैं। जो ध्वनि है इसका अनुभव हम अपने कानों के द्वारा करते हैं। ध्वनि तरंगों को क्या होती है भैया, ध्वनि तरंगें माध्यम की सहायता से चलती हैं और ये निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। यानी ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है भैया, किसको चलने के लिए, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है वायु में, जो वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होता है। कैसे, अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। अभी आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं, तो आप बताएंगे कि चुंबकीय तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ। लेकिन यही बात किया जाए कि आपकी ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो आप बताएंगे ध्वनि तरंगे कैसे होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आगे देखिएगा, ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से आपको पता है, अपश्रव्य तरंगे, ठीक है ना, और उसके बाद श्रव्य तरंगे, और इसके बाद प्रसव्य तरंगे। प्रसव्य तरंगे ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तीनों प्रकारों के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं भैया, ठीक है ना। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो अभी बताएंगे इनके सबकी ये को है कि 20 आर्टिस्ट से कम सुनेंगे तब क्या होगा, 20 आर्टिस्ट से ऊपर और 20,000 तक क्या सुनेंगे। तो इसको देखते हैं भैया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है अपश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, तो देखिए कह रहा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान क्या हो सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। मनुष्य के कान इन क्या कर सकते हैं, इन तरंगों के ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो इन तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। तो पूछेगा कौन से तरंगे हैं जिसको मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, तो अपश्रव्य तरंगे हैं। इनकी क्या होती है, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, तो श्रव्य तरंगे में आपसे कहा जाएगा कि 20 से लेकर 20,000 तक हर्ट्ज वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। और श्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना। इसी में हम लोग जो बोलते हैं, तो हमारी हर्ट्ज, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होगी। तभी तो आप हमारे तरंगों को सुन पा रहे हैं। और मैं जो ध्वनि बोल रहा हूँ वो आप कौन से तरंग में, तो श्रव्य तरंगों में है, ठीक है ना। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से कि बस इसकी फ्रिक्वेंसी याद रखनी है कि भैया श्रव्य तरंगे हैं तो 20 हर्ट्ज से कम होगा। किससे कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा। और मान लीजिए अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम, और श्रव्य तरंगे कितने होते हैं, 20 से कितने होते हैं, 20,000 तक, ठीक है ना। अब 20,000 से ऊंचे भी श्रव्य तरंगे होते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रसव्य तरंगे जिसको कहते हैं, तो इनको भी देखिए, इसको देखते हैं प्रसव्य तरंगे। तो कह रहा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं, प्रसव्य तरंगे कहते हैं। प्रसव्य तरंगों को क्या कर सकते हैं, मनुष्य के कान, भैया मनुष्य के कान जो होते हैं नहीं सुन सकते हैं। जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि आसानी से सुन सकते हैं। इसलिए किसी भी स्थान पर तूफान वगैरह आते हैं तो ये लोग उस प्लेस को पहले से ही खाली कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इतने ही श्रव्य से प्रसव्य तरंगे 20,000 अधिक हर्ट्ज से आवृत्ति से आते, तो हम लोग तो सुन नहीं पाएंगे, मनुष्य लोग। तो जो देखिएगा कहीं भी कभी भी होता है तो वहाँ पे जो है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, पक्षी, इन सबको को पहले से पता लग जाता है, उस स्थान से पलायन कर जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, पूछेगा कौन से तरंगे हैं। सबसे पहले ये पूछेगा कि प्रसव्य तरंगे कौन सी हैं, तो पूछेगा भैया 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, कि 20,000 से अधिक हर्ट्ज तक है। या ऐसा पूछ सकता है कि भाई चमगादड़ जो होता है कितने हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है, तो 20,000 से अधिक हर्ट्ज को। आगे देखिए, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और जबकि दरों में क्या होता है, उससे कम होता है। और गैस की बात कर दें
तो भैया ध्वनि की चाल गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल गैस में क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा जो आपकी तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो ध्वनि की चाल जो होगी ठोस में सर्वाधिक होगी, द्रव में उससे कम, और गैस में क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि गैस में जो उनके अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं ना भैया। आते हैं ध्वनि की चालों को देख लेते हैं कि किस अवस्था में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ठीक है ना। किस अवस्था में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो इस पर थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोग किया गया, और ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है भैया? 346 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देख लीजिए, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड, समुद्र में 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। जल में 1498 मीटर पर सेकेंड। आगे एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड होते हैं। आगे निकिल में 6040 होते हैं। स्टील में 6260 होते हैं। अभी हम बताते हैं किस में आपको याद करने हैं, सारे नहीं याद करने हैं ना भैया, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद लोहा में 6250 होते हैं, पीतल में 4700, ये मीटर पर सेकंड होते हैं इनकी चाल, और कांच में 4500 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर आपको हवा में याद रखना है, ठीक है ना। हवा में कितना होता है, तो आप बताएंगे 346 मीटर पर सेकंड। और सर्वाधिक किस में होता है, तो आपको पता है कि सर्वाधिक होता है भैया किस में? सर्वाधिक आपका हो गया किस में? स्टील में। सर्वाधिक ध्वनि का चाल किस में हो गया भैया? सॉरी, स्टील में नहीं, एल्युमिनियम में है भैया, 6420। सर्वाधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? एल्युमिनियम में। याद रखिएगा, पूछेगा। एल्युमिनियम के बाद निकिल है, ठीक है ना, और निकिल के बाद तब स्टील आता है तीसरे नंबर पर। स्टील कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर, और लोहा चौथे नंबर पर। तो इन टॉप 3 को तो आप याद ही रखिए मोस्टली, ठीक है ना। ये जो टॉप 3 हैं इनको आप याद रखिए, ठीक है ना। नंबर 1 पर क्या हो जाएंगे आपके? एल्युमिनियम हो जाएंगे भैया। नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। 2 पर आपकी क्या हो जाएंगे? स्टील। 3 पर निकिल, और 4 पर लोहा। तो सर्वाधिक पूछेगा कि भाई ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होता है, तो आप एल्युमिनियम में बताएंगे, या आपके ऑप्शन के अनुसार इसमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा एक। और सबसे कम जो होता है, ये देख लीजिएगा 3 नीचे, तो सबसे कम ऑक्सीजन में। वैसे समानता ध्वनि की चाल 330 और 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। ये भी आप जानते रहिए, समानता ध्वनि की चाल 330 और 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया, आगे इस साइड को देख लेते हैं। इधर पेज तो हमारा पूरा हो चुका है, तो आगे देखते हैं। तो ध्वनि के चैप्टर को यहीं पर ध्वनि के बारे में समाप्त हो जाता है। तो सर्वाधिक आप याद रखिएगा कि किस में होता है भैया? एल्युमिनियम में होता है। उसके बाद निकिल, स्टील, ये 3 क्रम तो अवश्य ही याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो इन तीनों क्रम को तो आप एकदम याद रखिएगा। और वाय में पूछेगा ध्वनि की चाल, तो 346 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। आगे चलते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं। तो ऊष्मा को हीट कहते हैं भैया। तो ऊष्मा आप लोग जानते हो कि ऊष्मा किसे कहते हैं, तो जिससे किसी वस्तु के हमें गर्माहट और ठंडेपन की एहसास होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्मा कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा को हम देख लेते हैं, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा क्या है, तो इसको हम देख ही लेते हैं। तो ऊष्मा को देखिए, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो ये हमने कहा था कि क्विक रिवीजन है, तो भैया यहाँ पर केवल इम्पॉर्टेंट तापमान हमको पढ़ना है। तो कह रहा है तापमान के 4 पैमाने होते हैं। तापमान के प्रमुख कितने पैमाने होते हैं? 4। आप जानते भी हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। र्यूमर आप लोग नहीं जानते थे, तो र्यूमर एक भी ताप का क्या होता है? मात्रक होता है। आगे देखिए, परस्पर बदलने के लिए इनको संबंध को भी बताया गया है कि कैसे हम किसको बदलेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को केवल बताएंगे। कह रहा है सेल्सियस तथा केल्विन का संबंध। तो देखिए, सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलना है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो केल्विन में से 273 घटा दीजिए। और केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो
सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों में क्या है, संबंध है। आगे देखते हैं गलनांक किसे कहते हैं भैया। तो गलनांक आप लोगों को पता है, ठीक है ना, कि गलनांक किसे कहते हैं। ठोसों की, देखिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी एक निश्चित ताप होता है और उस ताप पर वो दरों में बदल जाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है ना, देख लीजिए, ठोसों के गलन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ होता है उस निश्चित ताप को ठोस का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है ना, ठोस का क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे बर्फ ठोस अवस्था में होता है उसका गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेल्सियस के समथिंग में होता है लगभग, देखिएगा कहीं कि 35 भी लिखा होता है। ठीक है ना, ये लोहे का गलनांक है कि लोहा दरों में बदलना शुरू हो जाएगा इतने गलनांक से। क्वथनांक को देख लेते हैं भैया कि क्वथनांक क्या है। ठीक है ना, तो क्वथनांक को देखिए, क्वथनांक क्या है, तो कह रहा है दरों या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है उसे, उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। देखिएगा, वह दरों या तरल पदार्थ जो किसी ताप पर उबलने लगते हैं उसी निश्चित ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पकने लगता है, बॉइलिंग करने लगता है, तो पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, आगे चलते हैं, संघनन को देखते हैं भैया। संघनन किसे कहते हैं, तो संघनन को भी देख लेते हैं। तो कह रहा है संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन बिंदु कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वाष्प है, ठीक है ना, अगर वाष्प दरों में बदल जा रहा है, ये वाष्प है, मान लीजिए भाप है, और ये भापें जो है यहाँ पर आकर दरों में बदल जा रही हैं, और जिस ताप पर यह क्रिया हो रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। वही कह रहा है संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प से द्रव अवस्था में बदलता है और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संघनन बिंदु कहते हैं। आगे आते हैं, ऊर्ध्वपातन क्या है भैया, तो जब किसी ठोस अवस्था को गर्म करे और वह दरों में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है तो ऐसे अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वपातन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप कपूर को जलाइए तो कपूर बिना दरों में बदले ही क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है ना, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो देख लीजिए, गर्म करने पर ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, वह पदार्थ जो ठोस अवस्था में रहते हैं परंतु उनको हम जलाएं, जैसे कपूर को आप जलाइए, ये कपूर को आप जलाएंगे तो जलने के बाद सीधे वाष्प में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, वाष्प में, दरों में नहीं फॉर्म करते हैं। वो चाहे आपका आयोडीन हो गया, चाहे अमोनियम क्लोराइड, चाहे निफ्थलीन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से उत्पादन से पूछेगा कि ऊर्ध्वपातन कौन सी अपक्रिया है, उसका एक एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो ज़्यादातर कपूर को याद रखिएगा, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस सेट घट्टा चक्र का उठाकर देखेंगे तो जो वनडे के आपके एग्जाम हुए हैं वहाँ से सब पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। ठीक है ना, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे टॉपिक क्या है हमारा। तो अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश, लाइट। इसके बारे में पहले से हमने आपको वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। ठीक है ना, फिर भी यहाँ पर हम आपको फिर से बता रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो आपको प्रकाश के बारे में पता है। ठीक है ना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे आँखों को क्या करती है भैया, संवेदित करती है। ठीक है ना, जोर डालती है। तो उसी के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, लाइट, या तो ज़्यादातर हम मोस्ट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्विक रिवीजन है तो यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम इम्पॉर्टेंट करते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। ठीक है ना, प्रकाश,
प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। कह रहा है प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा और तरंग दोनों है भैया, ठीक है ना, जिसके प्रभाव से हम वस्तु देख पाते हैं, जिसको प्रभाव से हम वस्तु देख पाते हैं। और देखिए प्रकाश चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करती है। अभी जब चुंबकीय तरंग बता रहे थे तो हमने कहा था कि चुंबकीय तरंगे कैसे तरंगे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है ना, और चुंबकीय तरंगों का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो देख लीजिए क्योंकि दोनों एक ही सीधे में गमन करते हैं। आगे देखिए प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटॉन के सिद्धांत की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई है, ठीक है ना। प्रकाश के जो व्याख्या की गई है उसके देखिए प्रकाश के जो विद्युत प्रभाव था उसमें फोटॉन का सिद्धांत, क्योंकि देखिए जो प्रकाश आता है ना उसका टेक्निकल नाम फोटॉन होता है, ठीक है ना। जब वहाँ से आप देखेंगे, जब वहाँ संवहन मंडल से प्रकाश की किरण निकलती है ना तो वहाँ फोटॉन कहते हैं, नीचे आते हैं। अब देखिए प्रकाश के कुछ गुण देख लेते हैं। प्रकाश की चाल कह रहा है भैया, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं प्रकाश की और चालों की यहाँ पर विवेचना कर लेते हैं क्योंकि पूछा भी जाता है। तो प्रकाश की चालों को और देख लीजिए, 3-4 माध्यम में बता देते हैं प्रकाश की चाल। पहली चीज़ जल में देख लीजिए, जल में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। जल के बाद किस में देख लीजिए, लाइलान में भी देख लीजिए, पूछा गया है, ठीक है ना। लाइलान में कितना होता है भैया? तो लाइलान में जो होता है, लाइलान में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ मीटर पर सेकंड हीरे में, ठीक है ना। और सर्वाधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, याद रखिएगा। वैसे हीरे का और लाइलन का याद रखिएगा, इसका ज़्यादातर पूछा गया है तो यहाँ पर आप इसको मोस्ट केयर कीजिएगा, ठीक है ना। आपको लाइलन का चाल कितना होता है, पर लाइलन में प्रकाश का चाल कितना होता है तो आप बताएंगे कितना, कि भाई 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हीरा में नहीं, हीरा में जो प्रकाश की चाल होती है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश के चाल से याद रखिएगा। 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, चारों याद रख लीजिए। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है भैया, ठीक है ना। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। लाइलन में 1.96 10⁸ मीटर पर सेकंड। हीरा में 1.24 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और दूसरी मोस्ट फैक्ट ये जान लीजिए कि जब हमारी सूर्य जो होता है, सूर्य की जो प्रकाश होती है वो हमारे पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितने सेकंड लेती है? तो हमारे पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 500 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 500 सेकंड का। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं भैया। कह रहा है प्रकाश के पराबैंगनी रंग का जो तरंग दृश्य होता है वो विभिन्न रंगों से क्या होता है? कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होगा और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होगा और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? बैगनी रंग का। याद रखिएगा कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका प्रकीर्णन क्या है, जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, ठीक है ना। उसका क्या होगा भैया? तरंगदैर्घ्य कम होगा। जैसे हम आपको यहाँ बता दें कि ये मान लीजिए लाल रंग है, क्या है? लाल रंग। यदि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इनका प्रकीर्णन क्या होगा? कम है। 3 ऊपर है तो अधिक। अभी मान लीजिए बैगनी रंग है, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश प्रिज्म में 7 रंगों में दिखाई देते हैं। तो अगर आप बैगनी रंग की बात करेंगे तो बैगनी रंग में क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा लेकिन प्रकीर्णन फैलाव क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया प्रकाश के बारे में। तो देखिए
प्रकाश से संबंधित एक नेम है, ठीक है ना। तो उस नेम के अनुसार जो होता है पराबैंगनी किरण का जो होता है प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, हमने आपको पहले से बता दिया, ठीक है ना। आगे देखिए, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है ना। यहाँ इनको बोलते हैं रेले का नियम, ठीक है, ये नियम है। इन्होंने अपने नियम में कहा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक बैगनी रंग का होता है और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। आगे देखते हैं भैया, आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दोनों भी, पराबैंगनी का प्रकीर्णन भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश से। तो ये तो कई बार प्रश्न पूछा गया। आप घटना चक्र को लेकर विज्ञान वाले का सॉल्व कीजिए तो कई बार पूछा गया कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण। तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से पहले भैया दर्पण के कुछ पार्ट में पहले जान लीजिए, ठीक है ना। जिनका एक पृष्ठ परावर्तक होता है वो क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं, या जो प्रकाश को नियंत्रण बदलते रहे क्या कहलाते हैं, दर्पण। दर्पण दो पार्ट के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण होता है भैया। कौन सा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। और ये गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं, गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं जिसको आप अवतल और उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल, ठीक है ना। इनके दो पार्ट होते हैं, ठीक। इनके डिस्क्रिप्टिव भी दर्पण के हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्विक रिवीजन में सारी चीज़ विस्तार से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जितने एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं पर चर्चा होगी, और उन्हीं से संबंधित ये बुक जो है तैयार भी किया गया है, जिसमें एक्सप्लेनेशन कम है और एग्ज़ाम के फैक्ट क्या है बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो देखते हैं, आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण उत्तल भाग पर क्या होता है, पालिश कर बनाया जाता है, और इसका अवतल भाग क्या होता है, धंसा हुआ होता है, यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है। कहने का मतलब ये हुआ, हम आपको चित्र बना दे रहे हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग होता है वो पालिशदार होता है, ठीक है ना। इसको कलई भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलई भाग। दर्पण पर कलई भाग अगर आपसे कोई पूछेगा तो चांदी की एक परत होती है, उसके बाद लेड ऑक्साइड चढ़ा दिया जाता है, जिसका एक परत उसका क्या हो जाता है, कलई हो जाता है। और ये अंदर वाले भाग को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं भैया, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ये प्रकाश की किरण आ गई, तो इस पृष्ठ से टकराकर फिर ऐसे क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, ठीक है ना। ये था अवतल दर्पण। आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ भाग होता है कलई होता है, और जो परावर्तक अंदर धंसा हुआ वाला भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। अब इनके उपयोग को ही हम देख लेते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से हमने स्पष्ट कर दिया कि अवतल दर्पण क्या है, ठीक है ना। बाहर का भाग उभरा हुआ, अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे ही बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला भाग कलई होता है, जो कलई होता है चांदी की परत और लेड ऑक्साइड का होता है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद परावर्तक पृष्ठ या मुख्य अक्ष बना दीजिए। हमने यहाँ से प्रकाश की किरण को डाला तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगी, प्रवर्तित हो जाएगी। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग भी जान लीजिए। तो दंत चिकित्सा, नाक, कान और गले में क्या करते हैं, डॉक्टर अवतल दर्पण का विशेष रूप से उपयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत पास स्थित बिंदुओं को बड़ा कर दिखाता है। जो अवतल दर्पण होता है, यदि आपके मान लीजिए कान में छोटी सी फुंसी वगैरह हुआ है तो अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब पास लाकर क्या कर देता है भैया, बड़ा कर देता है। क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। अब चलिए दर्पणों में देख लेते हैं कि कैसे इनका वो बनता है,
अवतल दर्पण में देख लेते हैं इनका प्रतिबिंब कैसा बनता है ना, क्योंकि नेक्स्ट चर्चाएं इसी पर है। कह रहा है अवतल दर्पण से बने विभिन्न स्थितियां, तो इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं। पहली चीज ये जान लीजिए कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है ना। केवल ध्रुव और फोकस दूरी के मध्य जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी बनेगा। तो यही ध्यान रखना है कब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और उल्टा और वास्तविक, कब सीधा और हो। बाकी वहाँ से हमने जो बता दिया कि अवतल दर्पण क्या होते हैं, ठीक है ना। बाहर का भाग क्लेई किया हुआ, अंदर का भाग दबा हुआ बहुत है। और नाक, उनका उपयोग पढ़ लीजिएगा कि भाई गले, दंत चिकित्सक, गला, कान, नाक इसमें किया जाता है, क्योंकि ये सब जो होते हैं अंदरूनी भाग में इसमें कोई छोटा सा इन्फेक्शन होता है तो हमारा अवतल दर्पण क्या करता है, पास लाकर उसका प्रतिबिंब बड़ा बना देता है। आगे देखते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यदि मान लीजिए वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखी गई है, ये वस्तु का पोजीशन है, ये प्रतिबिंब का, ये प्रतिबिंब की प्रकृति, ये इनका आकार है, ठीक है ना। चार चीज पर डिस्कस होगी। अगर मान लीजिए वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा, वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा भैया, उल्टा और वास्तविक समान आकार का बनेगा। किस आकार का, समान आकार का। अब मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। बिंदु के समान अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब आपसे पूछेगा कि यदि मान लीजिए उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखा है तो फोकस दूरी कहाँ बनेगा, तो आप बताएंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बताएंगे प्रतिबिंब जो बनेगा भैया वो फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रश्न भी बन सकता है, तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि समान बनेगा, तो आप कहेंगे बड़ा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब मान लीजिए वस्तु को हम रख देते हैं कहाँ पर, फोकस पर। वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, फोकस पर। जब फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो आप बताएंगे फोकस पर रख दीजिए, फोकस तल पर, और उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। कैसे बनेगा भैया, उल्टा और वास्तविक, बहुत ही बड़ा बनेगा इसका प्रतिबिंब। कैसे बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत बिंदु के मध्य यदि कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के मध्य पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य पर बनेगा। प्रतिबिंब भैया कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे उल्टा और वास्तविक बनेगा। आकार कैसा होगा, छोटा, ठीक है ना। अब देखिए चार प्रश्न एक ही कंडीशन में बन रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बताएंगे फोकस तल पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। आकार इसका कैसा होगा, अत्यंत ही छोटा होगा। अब कह दिया जाए कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है तो उसका फोकस दूरी कहाँ बनेगा, तो आप बताएंगे कि फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य भी बनेगा। कैसा बनेगा भैया, तो आप सीधे से कहेंगे कि सर जी ये तो बनेगा वास्तविक और उल्टा, छोटा बनेगा। आगे देखते हैं, ध्रुव और फोकस के मध्य, ध्रुव और फोकस के मध्य अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। याद रखिएगा जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो जो उसका चित्र बनेगा वो आभासी होगा, प्रतिबिंब भी सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। जब कोई भी वस्तु दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वह सीधा और आभासी बनेगा। लेकिन अगर दर्पण के आगे बनता है उसका प्रतिबिंब तो इसका मतलब है उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब देखिए पीछे बन रहा है तो इसका क्या होगा, आकार भी क्या होगा भैया, बड़ा होगा। आगे देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य यदि कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। इसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। इसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। अब हम आपको रिवीजन करवा देते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आप
देख लीजिए, ठीक है ना। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए। सबसे पहले तो आप ये रखिएगा अनंत वाला, कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस तल पर बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। आकार में वो छोटा रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, दूसरा है फोकस पर, यदि कोई वस्तु फोकस तल पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता। कैसे बनता, उल्टा और वास्तविक बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। अब आगे देख लीजिएगा, जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखी गई है तो दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बड़ा बनता है, ठीक है ना। मोस्टली प्रश्न यहीं तक भी पूछे गए हैं अभी सबसे ज़्यादा। अगर आप और देखना चाहते हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें लिखे हैं इसको तो आप अवश्य देख कर जाइए, एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ से ढेर सारी गलतियाँ हो जाती हैं, प्रश्न हो नहीं पाते हैं। प्रश्न क्या है, हो नहीं पाते। रीजन यही हो ना, क्योंकि भाई रीजन यही है कि हम कितनी स्थिति याद करें। तो आपको 4 ही याद करना है कि यदि वस्तु अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल पर बनेगा, उल्टा और वास्तविक, आकार इनका प्रतिबिंब का छोटा होगा। आगे देखते हैं भैया, अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं कि हमारा अगला टॉपिक है क्या। तो अगले टॉपिक की यदि हम बात करें तो भैया देखिए, हमने अवतल दर्पण पढ़ रखा है, तो अब उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो उत्तल दर्पण देखिए, जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण ऐसे था, इसका जो बाहर का भाग था एकलई था, अंदर वाला दबा हुआ भाग था परावर्तक पृष्ठ। तो ये देखिए, जब प्रकाश ऐसे पड़ता था तो ऐसे हो जाता था, इसको अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है भैया, ठीक है ना। लेकिन उत्तल दर्पण क्या है, जस्ट अपोजिट है। उत्तल दर्पण में अंदर का भाग कलई होगा, अंदर का भाग क्या होगा, कलई होगा, और बाहर का भाग क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। यहाँ से प्रकाश पड़ी, यहाँ से टकरा कर क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। ये है उत्तल दर्पण। दोनों में अंतर, इसलिए हमने दोनों के चित्र बना दिए, जिससे आपको क्या रहे भैया, क्लैरिटी रहे, ठीक है ना। तो लिखिएगा, यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पालिश किया दिया जाए और उत्तल भाग परावर्तक पृष्ठ हो तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, हमारी सिंपल भाषा में डिफिनेशन को याद करिएगा, ठीक है ना। वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ अंदर का भाग कलई या पालिशदार होता है और बाहर का भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। आगे देखिएगा, उत्तल दर्पण दृश्य नेत्र में अधिक होने के कारण इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने का कारण है, और इसीलिए इसे साइड मिरर के रूप में वाहनों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये तो इसका उपयोग था कि साइड मिरर में इसका क्या होता है, उपयोग होते हैं। आगे आते हैं, अवतल दर्पण की कुछ कंडीशन हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण की क्या है, तब उसके बाद आपको बताते हैं कि इंद्रधनुष क्या है। क्या, इंद्रधनुष। तो ये कंडीशन जान लेते हैं कि अवतल दर्पण की अगर वस्तु, जैसे अभी हमने उत्तल दर्पण की वस्तुओं को जाना ना कि कहाँ कहाँ रखेंगे तो क्या कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि इसमें 2 ही कंडीशन है, यदि वस्तु अनंत पर रखा जाएगा, वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा, अनंत पर रखा जाएगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। फोकस पर कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो आभासी और सीधा बनेगा। अब इनका आकार कैसा हो जाएगा, अत्यधिक छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अत्यधिक छोटा, यानी बिंद के समान होगा। कैसा होगा, बिंद के समान होगा। तो देखिए, उत्तल दर्पण में तो भाई 2 ही कंडीशन है, तो दोनों याद रखिए। ज़्यादातर क्वेश्चन अवतल से ही आते हैं, लेकिन उत्तल का भी पूछा है तो ये भी याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यदि वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत और ध्रुव के मध्य पर, कहीं पर भी अगर वस्तु को रख दिया जाता है ध्रुव और अनंत के मध्य पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है
फोकस तल और ध्रुव के मध्य बनेगा। कैसे बनेगा भैया? आभासी तथा सीधा। आभासी बना तो यानी दर्पण के पीछे, ठीक है ना। और इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। यानी किसी बड़े चीज को छोटा देखना है तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। जैसे जो साइड मिरर होता है, बहुत दूर होता है गाड़ी, बड़ी सी ट्रक होती है, लेकिन साइड मिरर में छोटा सा क्या होता है? बन जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मानव के नेत्र में कुछ दोष की बात कर ली गई है, तो उसको भी, दोष की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले उधर चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर देख लेते हैं इंद्रधनुष क्या है, फिर यहाँ मानव नेत्र के दोष को, चलिए दोष को ही निपटा देते हैं, तभी इंद्रधनुष पर आते हैं। ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, मानव के नेत्र में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो उसमें से एक दोष है निकट दृष्ट दोष, ठीक है ना। निकट दृष्ट दोष भैया ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं निष्कर्ष क्या होती हैं? स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसके निदान के लिए, निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कीजिए, तो आपकी ये घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए आप उत्तल लेंस के चश्मे का क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए। उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, ये रोग के बारे में है। तो देखिए, ज़्यादातर मोस्टली लोग ये जानते हैं निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, जबकि ऐसा होता नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की नहीं पड़ती है। तो निवारण के लिए पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि निकट की वस्तु को इनको नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए निकट दृष्टि दोष है, तो उत्तल लेंस लगा देते हैं, गलत हो जाता है। जबकि याद रखिएगा, विशेष जोर यहाँ पर डालिए भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ज़्यादातर लोगों का यहाँ से प्रश्न गलत ही हो जाता है। रीजन ये है कि लोग सोचते हैं निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन जबकि कंडीशन क्या है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की नहीं पड़ती है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है भैया? विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए, और यहीं से जब लोग गलती कर देते हैं तो एग्जाम में क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे काम आपको करना नहीं है। निकट दृष्टि दोष जब भी आ जाता है तो ज़्यादातर लोग उत्तल लेंस मार कर आते हैं निवारण में, क्योंकि लोगों को ये पता है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, जबकि ऐसी कोई प्रावधान नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया, रोगों के बारे में जब चल ही रहा है तो थोड़ा सा और एक रोग होता है, ठीक है ना, उसको भी हम देख लेते हैं भैया, ठीक है ना। आप बिंदुकता होती है, ये भी एक रोग होता है, ठीक है ना। ऐसे रोगों में व्यक्ति को कैसा लगता है? तो बेलनाकार लेंस लगता है, ठीक है। तो देखिएगा, यह रोग कार्निया के पूरी तरह से गोल न होने के कारण होता है। इस रोगी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं? स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। आप बिंदुकता में क्या होता है भैया? ये ऐसा रोग है कि जब हमारी कार्निया, आपको पता होगा कि मानव के नेत्र के जब 11 पार्टों में से बात करें तो पहला पार्ट होता है जो होता है दृढ़ पटल, जिसको हम लोग पलक बोलते हैं। उसके बाद एक काला सा भाग होता है, उसी को बोलते हैं कार्निया। सर्वप्रथम प्रकाश कार्निया के भाग में ही प्रवेश करता है। पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कार्निया को क्या है? मानव नेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। इसके निवारण के लिए कैसा लेंस चाहिए? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कैसा? बेलनाकार, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया आगे क्या है, तो आगे भी स्पष्ट कर लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट हमारा है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो कह रहा है रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थ को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को क्या करना पड़ता है भैया? विखंडित किया जाता है, ठीक है ना।
विकणित किया जाता है, पृथक्कृत किया जाता है। तो ये कहता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक, यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक को बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों को क्या किया जाता है, पृथक्कृत किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ रेडियो एक्टिव के समस्थानिकों का उपयोग है, ठीक है ना, जिनका महत्वपूर्ण इलाज भी किया जाता है। जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे जो कोबाल्ट 60 होता है एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और जो उच्च ऊर्जा के गामा किरण उत्सर्जित करता है। अब देखिए जो कोबाल्ट 60 है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और उच्च ऊर्जा की गामा किरण का क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैंसर के इलाज में किस का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट आप 60 का नाम लेंगे। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट 60 क्या है, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और यहाँ से उच्च ऊर्जा में गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ से भैया प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आप भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं आयोडीन 31, ये भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव क्या है, समस्थानिक है। तो यहाँ भी इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। कोबाल्ट 60 कैंसर में, तो ये भी किस में किया जाता है, थायराइड ग्रंथ के कैंसर के उपचार में। दोनों कैंसर है लेकिन एक थायराइड ग्रंथ के कैंसर के और एक पेवर कैंसर के लिए, यही अंतर है। देखिए आयोडीन 131, ठीक है ना। आयोडीन 131 एक समस्थानिक है जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथ के कैंसर के उपचार में किया जाता है। अब ज़्यादातर लोग थायराइड कैंसर में भी क्या मार देते हैं, कोबाल्ट 60 मार देते हैं। जब कोई आपको याद रखना है कि जब कैंसर की इलाज की बात की जाएगी तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो है कोबाल्ट 60 आएगा। CO से क्या होता है भैया, कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जब थायराइड, किसका प्रयोग किया जाएगा, थायराइड ग्रंथ कैंसर उपचार, थायराइड ग्रंथ के कैंसर उपचार की जब भी बात की जाएगी तो आप यहाँ मारेंगे I131। अब ज़्यादातर बच्चे यहीं पर क्या हो जाते हैं भैया, मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कैंसर याद कर लिए हैं भाई, कैंसर पर कोबाल्ट भी होता है और कैंसर पर आयोडीन होता है, लेकिन थायराइड के कैंसर पर आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाएगा और कैंसर पर कोबाल्ट 60 का। ठीक है ना। आई होप अब आप यहाँ से, हमको आशा है कि आप लोग यहाँ से अभी ये प्रश्न आएगा तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना। आगे ध्यान देते हैं भैया, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया। तो आप लोगों को नाभिकीय विखंडन भैया अपक्रिया पता ही है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन क्या है, पहले 3 में टूटेगा, फिर 9 में, फिर 27 में, फिर 81 में। इसी तरीके से नाभिकीय विखंडन अपक्रिया क्या होती है, टूटती हुई चली जाती है। ठीक है ना। तो देखिएगा, जब देखिए पहले क्या करते हैं, एक भारी नाभिक टूटते हैं और वो तोड़ते 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 क्या हो जाते हैं, कई हल्के हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है ना। ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है, इसको नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहले एक था, कोई एक भारी पिंड था, ये टूटेगा 3 पिंड में, अब ये तीनों फिर 3 में टूटने लगेंगे। ठीक है ना। अब ये तीनों फिर 3 में, यह प्रक्रिया क्या होती है, ऐसे चलती रहती है, ये तीनों 3 में। तो इसी तरीके से अनंत वाले पर पहुंच जाएगा ना। ए भी 3 टूटा, अब ए भी 3 में फिर टूटने लगे, ए भी 3 में, ए भी 3 में। तो नाभिकीय वो ये कह रहा है, भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक खंडों में, ये नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला इसको बोलते हैं, जो अभी बता रहे थे ये नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला। तो कह रहा है जब एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब एक भारी नाभिक, ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक भारी नाभिक है और वो क्या होता है, टूट जाता है। भारी नाभिक क्या होता है भैया, टूट जाता है। और जब भारी नाभिक टूटेगा ना, ये भारी नाभिक है, ये भारी नाभिक है, अब क्या कर रहा है, ये टूट जा रहा है। ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक पार्टों में टूट जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। तो ये कभी नाभिकीय विखंडन बस इतना पूछेगा कि जब एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं तो क्रिया क्या कहलाएगी, तो आप बताएंगे यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन पर
क्या काम करता है, तो परमाणु बम काम करता है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा भी जाता है। ये क्या होता है भैया, ये पूछा भी जाता है कि नाभिकीय विखंडन पर क्या कार्य करता है। तो आप बताएंगे कि जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम होता है किस पर काम करता है भैया, तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस पर, सॉरी, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हम सोचे नाभिकीय संलयन बोल दिए, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अब नाभिकीय विखंडन का काम क्या है, एक भारी तत्व को दो या दो से अधिक हल्के तत्वों में तोड़ देना। लेकिन नाभिकीय संलयन क्या होती है, ये जस्ट अपोजिट होती है इनके। नाभिकीय संलयन क्या होंगे, इनके अपोजिट होंगे। तो नाभिकीय संलयन कह रहा है जब दो या दो से हल्के, दो या दो से हल्के नाभिक जो होते हैं परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना लेते हैं, एक भारी नाभिक बना लेते हैं और तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो हल्के हल्के नाभिक थे, ये मान लीजिए एक एक, ये दो हल्के हल्के क्या है, नाभिक हैं, ये आपस पर संयोग होकर एक बड़ा बना लेंगे। ठीक है ना, 1H1, अब 1NH बना लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2H1 हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से संयोग कर लेंगे तो ये देखिए एक भारी नाभिक बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पर भी हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करेगा, तो नाभिकीय संलयन पर काम करेगा। एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही जो सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर होता है। पूछता है सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत कैसे होता है, तो नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया से होता है। और हाइड्रोजन बम किस पर काम करेगा, तो नाभिकीय संलयन पर। तो देखिए बम में दो बम हैं, दोनों बम पर विशेष ध्यान रखना, या कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे बता दे रहे हैं। ठीक है ना, पूछेगा परमाणु बम, तो आप परमाणु बम पर मारेंगे नाभिकीय विखंडन, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है तो गलत भी हमको नहीं करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, और जब पूछेगा हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन, वैसे हम बता दें हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में ही जो हाइड्रोजन होता है वो किसमें, सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा से हीलियम में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं, इसमें एक टॉपिक इंद्रधनुष है, वो भी छूटा हुआ है तो उसको बता देते हैं। ठीक है ना, इंद्रधनुष ज़्यादातर लोग बारिश वगैरह में देखते हैं, वायु में जो होता है, हमारे वायुमंडल में जो होता है गर्ज जो है बादल गरजते हैं और उसके बाद क्या होता है, इंद्रधनुष जैसा बन जाता है, धनुष के जैसा, और उसमें प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इंद्रधनुष सूर्य के, देखिएगा, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, जो क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। देखिए इंद्रधनुष क्या होता है, जल के सूक्ष्म बूंदों में जो है प्रकाश के विभिन्न रंगों को क्या करता है, विभक्त करता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश 7 रंग के होते हैं, तो इन्हीं को पानी के विभिन्न बूंदों में विभिन्न रंगों को में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। आगे देखते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो भैया प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, प्राइमरी कलर्स कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग उत्पन्न हो या प्राप्त हो तो उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं भैया। और प्राथमिक रंग 3 होते हैं, आपको पता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। बाकी जितने भी रंग होते हैं इन तीनों रंगों के अलावा वो द्वितीयक रंग होते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो बहुत लोग पीला, काला, सफ़ेद उसमें ज़रूर देता है,
सफ़ेद देता है तो लोग कहेंगे अरे ना ना ना, प्रकाश का रंग सफ़ेद है तो सफ़ेद क्या है, प्राथमिक रंग है, जबकि सफ़ेद प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग ये 3 ही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि अगले पेज में हमारा कौन सा टॉपिक दे रखा है। ठीक है ना, तो उस टॉपिक की बात कर लेते हैं, उसमें कौन सा हमारा दे रखा है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ विभिन्न उपकरणों को दिया गया है। देखते हैं, कह रहा है विश्व के विभिन्न देशों में कुछ भौतिकवादियों का प्रमुख योगदान, यानी कुछ वैज्ञानिक हैं जो अपने क्षेत्र में योगदान दे रखे हैं, किसमें, भौतिक विज्ञान में। उनका नाम जानेंगे, उनका क्या करेंगे, नाम जानेंगे। तो यहाँ हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम बताएंगे, सारे नाम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है ना, तो पहले से ही टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकवादों के प्रमुख योगदान, यानी कहने का मतलब ये है कि विश्व में विभिन्न ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना अपना योगदान क्या किए हैं भैया, प्रदान किए हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम महत्वपूर्ण लोगों को ही जानेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, रदरफोर्ड को देख लीजिए, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय निर्देश के बारे में अपना योगदान दिया था। ठीक है ना, अब देखिए नील्स बोर को नहीं छोड़ना, इनका नाम पूरा नील्स बोर बरी। इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटम के क्या के निर्देश में अपना योगदान दिया था। इन्हीं के अनुसार ना जो होता है KML से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए चंद्रशेखर वेक्टर रमन के बारे में जान लेते हैं। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन वैज्ञानिक है, तो इनको भैया और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, अणुओं द्वारा प्रकाश के अप्रत्यास्था प्रकीर्णन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है ना, दिग बोगली को आप जानते हैं कि दिग बोगली ने द्रव्य तरंगों के क्या किए थे, प्रकृति के बारे में अपना योगदान दिए हैं। आगे देखते हैं, अब देख लीजिए सत्येंद्र नाथ बोस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासतौर से जो हमारे इंडिया कंट्री से, तो उनको तो हमको मोस्टली क्वांटम यांत्रिक के बारे में इन्होंने अपना योगदान या इसका आविष्कारक इन्होंने कर रखा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं, पाउली का अपवर्जन नेम किसने दिया था, तो पाउली ने अपवर्जन नेम दिया था। ठीक है ना, इनका एक नेम भी है पाउली का अपवर्जन नेम, इनका एक नेम है पाउली का अपवर्जन नेम। इन्होंने कहा था, पाउली ने अपने अपवर्जन नेम में ये कहा था, किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, चारों क्वांटम नंबर क्या हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए किसी दशा में जो होते हैं 3 बराबर हो जाते हैं, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ होते हैं। ये टॉपिक आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चिंता मत कीजिएगा, ये जिस प्लेलिस्ट में इसको जोड़ रहे हैं उसी प्लेलिस्ट में और आपको डिस्क्रिप्टिव में साइंस के कुछ पार्ट मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, यश चंद्रशेखर को देख लेते हैं, और देखिए जहांगीर भाभा को भी देख लेते हैं। इन्होंने कॉस्मेटिक, ठीक है ना, विकिरण के प्रक्रमों के बारे में इन्होंने अपनी व्याख्या किया था या इसके आविष्कार किए थे। यश चंद्रशेखर को देख लीजिएगा, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा के बारे में और तारों की संरचना और उसके विकास के बारे में बहुत अच्छों से बताया कि तारे क्या थे, पहले विरल गैस थे। ठीक है ना, विरल गैस के माध्यम में थे, फिर सीधे आए सघन गैस में हो गए, जिसको निहारिका कहते हैं, निहारिका में ऊष्मा उत्पन्न हुआ, फिर तारे बन गए। ठीक है ना, जियोग्राफी का पार्ट आ जाता है, लेकिन फिजिक्स में से भी कुछ संबंधित है। अब देखिए जड़त्व का नेम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है ना, न्यूटन के गत विषयक के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, आम की डाली को हिलाने पर गिर जाता है ना आम। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं भाई न्यूटन के, देखिए नाम लिए तो न्यूटन आ गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, जितने सिद्धांत दिए हैं सब पढ़ो। ऐसा कहा गया कि फिजिक्स में न्यूटन को हटा दीजिए तो आधी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो न्यूटन ने सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। इन्होंने गति से संबंधित भैया 3 नियम दिए हैं, और परावर्ती दूरदर्शक के बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है ना,
माइकल फैराडे को देखते हैं। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दे रखा था, ठीक है ना। और इनके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है, प्रथम नियम द्वितीयक नियम, उसको आप लोग ठीक है ना जानते भी हैं। आगे देखते हैं, यहाँ जगदीश चंद्र बोस को देखते हैं कि इन्होंने अपना क्या योगदान दे रखे थे। तो जगदीश चंद्र बोस जो थे लघु रेडियो तरंगों में बेहतर संदेश में अपना क्या किए थे, योगदान दे रखे थे, ठीक है ना। अब देखिए मैडम क्यूरी को देख लेते हैं भैया, बहुत इम्पॉर्टेंट है मैडम क्यूरी जी। इन्होंने रेडियम और पॉलिनियम की क्या किए थे, ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनकी खोज किए थे। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव तत्व है, तो आप क्या बताएंगे, रेडियम और पॉलिनियम, ठीक है ना। ये प्रकृति में रेडियो एक्टिवता का अध्ययन किए थे और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था मैडम क्यूरी जी को, और 2 बार मिला है, 1 बार नहीं 2 बार, ठीक है ना। आगे देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अरे भाई इनको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैडम क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। मैडम क्यूरी के बारे में हो गया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को देखते हैं। प्रकाश के वैद्युत नियम और सापेक्षता के सिद्धांत, ठीक है ना, तो इस पर इनको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ब्लैक पेन से हम आपको दिखा देते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लीजिए, मैडम क्यूरी को, जगदीश चंद्र बोस को, खासतौर से जो हमारे कंट्री के हैं उनको तो देखना ही देखना है और विश्व को भी देखना है, ठीक है ना। माइकल फैराडे, न्यूटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, न्यूटन को एकदम इम्पॉर्टेंट से इनको पढ़िए, ठीक है। आगे गैलीलियो के बाद यदि हम देखना चाहें तो सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है ना, चंद्रशेखर वेक्टर रमन, पाउली, नील्स बोर बरी, इतने लोगों को आप ध्यान दे रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में हमारी कौन से टॉपिक है। तो नेक्स्ट पेज में भी वही है कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ देखते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद विज्ञान की प्रमुख शाखाएं ही हमारे क्या हो जाएंगे, लास्ट टॉपिक हो जाएंगे। तो देख लेते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को, और इनके शाखाओं को नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं क्योंकि वीडियो हो जा रहे हैं बहुत ही लंबे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। एक टॉपिक आपका और बच रहा है क्विक रिवीजन में कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका एक अलग ही पार्ट बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टोटल बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होंगे उसी को हम आपको बताएंगे, ठीक, क्योंकि 1 घंटा प्लस हो चुका है तो आपको बोरिंग ना महसूस हो, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आज का सफ़र ये तक। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। निश्चित तौर पर यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे, मैच ही करेंगे, क्योंकि ये इसके जो बुक को बनाया गया है इसको देखते हुए बनाया गया है कि कम समय में जो है बेहतरीन कंटेंट और ज़्यादा आप लोगों को क्या किया जाए, क्योंकि रिवीजन में कम समय के लिए बेहतरीन कंटेंट है आपके पास। तो आज का सफ़र यहीं तक, दीजिए इजाज़त, सुस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।